दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रिलेटिव मोशन के बारे में। जितनी भी हम काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं ना, उसमें दिक्कत पता क्या है कि जो कॉज होता है, जो फोर्सेस होते हैं, एक्सेलरेशन होती है कि वो क्यों प्रोड्यूस हो रही है, व्हाई देयर इज एन एक्सेलरेशन, हम उसके बारे में बात कभी भी नहीं करते हैं। दैट इज व्हाई वी कॉल दिस काइनेमेटिक्स ऑल्सो। जितना भी आज मैं कराने वाला हूं, डोंट वरी, अगर तुम 11th 12th क्लास में भी हो, तुम्हारे काम की भी है ये वीडियो, और अगर तुम कुछ एक्स्ट्रा सीखने भी आए हो तो भी तुम लोगों के लिए काम की है ये वीडियो। तो हमेशा याद रखेंगे एक वर्ड होता है विच इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है मैंने हर चीज के साथ इस पूरे यूनिवर्स में, मान लो पूरे यूनिवर्स में हर चीज के साथ मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम को कनेक्ट कर दिया। अगर मैं एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम हूं जो कि सिर्फ कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू समथिंग एल्स, मैं एक ऑब्जर्वर हूं और मैं या तो रेस्ट पे हूं या फिर मैं कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हूं। वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन आई एम इनर्शियल ऑब्जर्वर। लेकिन अगर मान लो मैं एज एन ऑब्जर्वर जो दूसरे मोशंस को ऑब्जर्व कर रहा हूं, मैं खुद भी एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर दूं, देन इट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग। काइनेमेटिक्स डिफरेंट रेफरेंस फ्रेम्स को डिफरेंट नहीं बता सकती है। वो काम होता है डायनेमिक्स का। जब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आएंगे और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एक समय पर गलत आंसर देना स्टार्ट हो जाएंगे, उसकी जो F इज इक्वल टू ma की हमें फॉर्म को चेंज करना होगा, तब हमें पता लगेगा यार कुछ तो गड़बड़ हो रही है। जब हम रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाएंगे, फॉर एग्जांपल हम रोटेशन भी करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि जब भी हम रोटेट कर रहे होते हैं तो एक फोर्स तो पक्का ही आ जाता है, दैट इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। याद आया? वैसी चीजें, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल, कोरियोलिस फोर्स, ऐसी चीजें स्टार्ट होने लग जाती है। लेकिन काइनेमेटिक्स की दिक्कत होती है, जैसा मैंने बताया कि एक डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में डिफरेंस नहीं बता सकती। कोई प्रॉब्लम, फिजिक्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगती है एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, और दूसरे में बहुत आसान है वो। आज उसी के बारे में बात करने वाले हैं, हम रिलेटिव मोशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो मैं बता रहा था एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा अपने पास है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लेकिन आज नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर भी बोल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कार में जा रहा हूं, ठीक है, और जैसे मैंने कार को एक्सेलरेट किया, मुझ पे पीछे की तरफ ऐसे लगा मुझे कि फोर्स लगा है। किसने लगाया मुझ पे फोर्स? दैट वाज कंप्लीटली इनर्शिया। अगर एक लॉकेट लटका हुआ है या कोई भी एक धागा सा लटका दिया मैंने पत्थर से बांध के अपने कार के आगे, जो रियर मिरर होता है उस पे मैंने एक धागा टांग दिया, वो धागा पीछे की तरफ मूव कर रहा है। क्यों? धागा के पीछे हो गया, क्योंकि चल तो कार रही है ना। तो इसका मतलब है वहां पे कुछ ना कुछ वो सूडो जैसी चीज हो रही है, वहां पे कोई फैंटम फोर्स लग रहा है, ऐसा फोर्स लग रहा है जो कि दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा पता क्यों हो रहा है? क्योंकि कार खुद एक नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर की तरह बिहेव कर रही है। तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन दो चीजों के कारण आ सकती है। पहला, कुछ रियल फिजिकल फोर्स हो, रियल फिजिकल फोर्स, और दूसरा कुछ इनर्शियल फोर्स। इनर्शियल फोर्स का मतलब है जो ऑब्जर्वर है, जो ऑब्जर्व कर रहा है, जिसको लग रहा है कि सामने वाली चीज एक्सेलरेट कर रही है, शायद वो खुद ही एक नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर होगा। नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी डीप थिंग्स जो कि यूजुअली हमें स्किप करा दी जाती है और डायरेक्टली रिलेटिव मोशन पे जंप करा दिया जाता है। याद रखेंगे एक्सेलरेशन के दो कारण हो सकते हैं, या तो कोई पक्का इंटरैक्शन हो रही होगी, जैसे ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन हो सकती है, वीक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स, ये सारा हो सकता है। और दूसरी तरफ देखें तो इनर्शियल फोर्सेस हो सकते हैं, सूडो फोर्सेस। वो इसलिए आते हैं क्योंकि जो ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है वो बेचारा खुद ही एक्सेलरेट कर रहा है, तो उसको चीजें गलत दिखाई देती हैं। वैसे अगर हम देखें तो हमारे आसपास का जो स्पेस टाइम है, हमारे आसपास का स्पेस एंड टाइम, स्पेस यूनिफॉर्म होता है। तुम चलते जाओ, सेम दिखाई देता रहेगा। जो यहां रूल्स वर्क कर रहे हैं वो यहां भी वर्क करेंगे, जो तुम्हें एक्सपेरिमेंट यहां करना है वो यहां भी कर लो। स्पेस इज फिजिकल स्पेस की बात कर रहा हूं मैं। ऐसे ही ये जो टाइम है ये भी यूनिफॉर्म होता है। अभी वाला 1 सेकंड और 500 साल के बाद वाला 1 सेकंड, उस 1 सेकंड में कोई भी ज्यादा फर्क नहीं, उसमें कोई भी फर्क नहीं होगा। टाइम इज ऑल्सो यूनिफॉर्म। और दूसरा, स्पेस इज ऑल्सो आइसोट्रोपिक। तुम अलग अलग डायरेक्शन में देखोगे तो स्पेस की कोई अलग अलग प्रॉपर्टीज नहीं होंगी, स्पेस इज सेम। 3 चीजें आगे जाके हमें पता लगता है। ये जो सिमिट्रीज हैं विद रिस्पेक्ट टू ये जो इनर्शियल ऑब्जर्वर हम लेके आए थे, इनर्शियल ऑब्जर्वर के पास कुछ सिमिट्रीज होती हैं, कुछ स्पेशलिटी होती हैं।
ये एक्सपीरियंस करता है सिमेट्री जो यहां पे मैंने लिखी। इसको इनर्शियल ऑब्जर्वर को अगर मैं कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हूं तब मुझे दिखाई देंगी, तब मैं फील कर पाऊंगा इन सिमेट्रीज को। लेकिन द मोमेंट आई एक्सेलरेट, मैं एज एन ऑब्जर्वर अगर एक्सेलरेट कर गया, नॉन यूनिफॉर्मिटी, नॉन आइसोट्रोपिक, अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग चीजें मुझे दिखाई दे रही होंगी, क्योंकि वो अलग अलग नहीं है, मैं ही अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठा हुआ हूं। इनर्शियल, तो हमें क्या करना होता है, किसी भी तरीके से हमें एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ढूंढना होता है जहां पे हम अपने लॉज ऑफ फिजिक्स, वो F = ma को यूज कर लें। हमें वो जगह ढूंढनी है, हमें वो ढूंढने हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। काफी समय तक माना जाता था कि अर्थ इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अर्थ कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे। लेकिन दिक्कत, एक बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट हुआ जिसे फोकाल्ट, सॉरी अगर मैं स्पेलिंग गलत लिख रहा हूं, बट एक फोकाल्ट पेंडुलम एक्सपेरिमेंट था कि एक बहुत बड़ा पेंडुलम लो और उसको स्विंग करने के लिए छोड़ दो, तो स्विंग करता रहेगा, लेकिन 24 घंटे के बाद पता लगेगा कि उसके जो पाथ है ना उसमें थोड़ा सा शिफ्ट आ गया, एंड अगेन 24 घंटे के बाद थोड़ा सा शिफ्ट आ गया। दैट शिफ्ट वाज द कंफर्मेशन कि हमारी अर्थ जो है ना वो स्पिन कर रही है, वो एक्सेलरेट कर रही है। स्पिन का मतलब ही होगा ना एक्सेलरेशन, जब भी कोई सर्कुलर मोशन में चलता है, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल, अभी बताया मैंने, और साथ ही साथ वो ऑर्बिट भी कर रही है अराउंड सन। दैट इज व्हाई हमें पता लगा कि वो बहुत थोड़ी सी एक्सेलरेशन। प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो कई सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट है जहां पे अर्थ को इनर्शियल ऑब्जर्वर, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस माना जा सकता है, हमेशा नहीं। तुम्हें यहां से कोई मिसाइल को लॉन्च करना है, तुम्हें कोई सैटेलाइट को लॉन्च करना है, नहीं मान सकते अर्थ को इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इतनी सी गलती हुई, खत्म, दिक्कत आ जाएगी, वहां पे नहीं मान सकते हम, है ना। तो इसलिए हमारे पास अर्थ इज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन जनरल, बट अगर हम देखें तो प्रैक्टिकली कई सारी ऐसी जगहें हैं जहां पे हम इसे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान के अपना काम चला सकते हैं, बढ़िया एकदम काम चल जाएगा अपना। ऐसे ही अगर हम सन की बात करें, सन से किसी बहुत दूर एक प्लेनेट को जो ऑलमोस्ट स्टेशनरी लग रहा है, कितने हजारों लाखों लाइट ईयर्स दूर एक प्लेनेट को देखें या एक स्टार को देखें, तो सन तो बहुत बढ़िया काम करेगा यार। सन इज एन एक्सट्रीमली अमेजिंग इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो एक्सेलरेट ना कर रहा हो। प्रैक्टिकली नहीं, हमारा यूनिवर्स खुद ही एक्सेलरेट कर रहा है यार। प्रैक्टिकली अब मतलब सॉरी थ्योरेटिकली अगर हम जाएंगे तो थ्योरेटिकली इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ढूंढना मुश्किल है। मैं एक और एग्जांपल बता सकता हूं, एक स्पेसशिप लो, उसका इंजन ऑफ कर दो, अब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, दैट इज बेस्ट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वी हैव। अब उस स्पेसशिप के अंदर बैठ जाओ और एक्सपेरिमेंट्स करने स्टार्ट कर दो, तुम्हारे सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स इससे हो जाएंगे। लेकिन द मोमेंट यू हैव इनर्शियल फोर्सेस, वैसे फोर्सेस जो कि पता ही नहीं लग रहा यार उनका कारण क्या है, पता इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि तुम एज एन ऑब्जर्वर एक्सेलरेट कर रहे हो, तो तुम्हें लग रहा है कि सामने कोई फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, यू आर फीलिंग दोज फोर्सेस, एक्चुअल में वो एग्जिस्ट नहीं करते। दैट इज माय फ्रेंड रिलेटिव मोशन। थोड़ा सा और इसमें आगे बढ़ते हैं। रिलेटिव मोशन में ना चीजों को इजी बनाने के लिए अगर तुमसे आज के बाद कोई भी पूछे व्हाट इज योर वेलोसिटी इन जनरल, आई हैव नो आंसर। मैं अपनी वेलोसिटी, मैं अपनी स्पीड बता सकता हूं विद रिस्पेक्ट टू समथिंग, मैं वैसे नहीं बता सकता, समझ रहे हो। मैं अपनी स्पीड या वेलोसिटी बता सकता हूं रिलेटिव टू समथिंग, किसी से कंपेयर करके, वैसे नहीं। तो इसका मतलब है अगर मैं एज अ पर्सन एक दीवार की तरफ चल रहा हूं, आगे की तरफ फॉर एग्जांपल 10 मीटर पर सेकंड से, इट इज इक्वली राइट टू से कि मैं रुका हुआ हूं। इट इज इक्वली राइट टू से अगर ये जमीन भी नहीं है, बस ये दीवार है और मैं हूं, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि मैं एज एन ऑब्जर्वर रेस्ट पे हूं और दीवार मेरी तरफ आ रही है 10 मीटर पर सेकंड से, एंड दैट्स इट। ऐसा भी बोला जा सकता है। मतलब अब पूरा का पूरा यूनिवर्स, सिर्फ ये दीवार नहीं, यहां पे कोई चीज है, यहां पे कोई चीज है, यहां पे कोई चीज है। अगर एक ऑब्जर्वर को तुम्हें रेस्ट पे लाना है तो पूरे यूनिवर्स को अब इसकी तरफ चला दो, पूरे के पूरे यूनिवर्स को इसकी तरफ आने दो। ये पूरा का पूरा यूनिवर्स इसकी तरफ आ रहा है ना। कितनी मजेदार बात। दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी। फिजिक्स की कितनी सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि सॉल्व हो जाती हैं इससे। यहां हम एक्सेलरेशन के बारे में भी सेम बोल सकते हैं। मेरी कुछ एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और सामने बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं, मैं एज एन ऑब्जर्वर पता ही नहीं कर पाऊंगा कि मैं खुद के लिए तो एक्सेलरेट नहीं करूंगा ना, मैं ही हूं ना, मेरे लिए ये शर्ट एक्सेलरेट नहीं करेगी। दैट मीन्स मैं अपनी एक्सेलरेशन को, अगर मैं खुद को रेस्ट पे लाना चाहता हूं
रिलेटिव टू अदर यूनिवर्स। तो ऐसा समझ लो कि मैं रेस्ट पे हूं, मैं इनकी तरफ नहीं जा रहा, ये मेरी तरफ आ रहे हैं, हर एक चीज मेरी तरफ आ रही है विद 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेट अ सेकेंड, क्या इसकी आपस में कोई एक्सेलरेशन होगी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये भी आगे आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ये भी आगे आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। अगर इन दोनों की आपस में देखोगे देन देयर इज नो रिलेटिव एक्सेलरेशन एट ऑल। तुम हो नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर, वो थोड़ी। तुम्हें फील होगा कि बाकी सारी चीजें मेरी तरफ आ रही हैं। समझ पा रहे हो? मैं भाग रहा हूं, ये मेरे आसपास बेंचेस पड़े हैं बहुत सारे, मैं भाग रहा हूं। इट इज इक्वली राइट टू से मैं रुका हूं, ये बेंचेस मेरी तरफ आ रहे हैं, लेकिन ये बेंचेस का आपस में तो डिस्टेंस कांस्टेंट है ना यार, है ना? मजेदार बात। आगे आगे जब हम चलते जाएंगे हमें पता लगेगा यही छोटी छोटी सी जो बातें हैं ना, यही जो इनर्शियल फोर्सेस हैं, आइंस्टाइन ने बताया ये इनर्शियल फोर्सेस में और ग्रेविटी में कोई फर्क ही नहीं। मैं वो बताने वाला, थोड़ा ब्रीफ। ये तो समझ आ गया ना? जब भी हमें रिलेटिव मोशन की बात करनी होगी आज के बाद बस इतना ध्यान रखेंगे कि पूरा का पूरा यूनिवर्स, खुद को रेस्ट पे लाओ, पूरा यूनिवर्स अपनी तरफ चला दो, अपनी वेलोसिटी दूसरों को दे दो, बट इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां चल रहा हूं 10 मीटर पर सेकंड से, ये यहां चल रहा है 20 मीटर पर सेकंड से। मेरी एक दोस्त है सामने से आ रही है, वीना मेरी तरफ भागते हुए आ रहे हैं, मूवमेंट है भाई पूरी लाइफ का, वो मेरी तरफ भागते हुए आ रही है, उसको पछतावा होगा कि वो गलत ही गई थी। तो मान लो वो सामने से भागती हुई आ रही है और मैं उसकी तरफ भागता हुआ जा रहा हूं। वेट अ सेकेंड, मैं ऑब्जर्वर हूं। अगर मैं खुद को ऑब्जर्वर मान लूं और मैं कह दूं वेलोसिटी ऑफ वीना विद रिस्पेक्ट टू राजन, राजन को रेस्ट पे मानना होगा, तो मेरे को अगर रेस्ट पे मानना है, मैं अपनी स्पीड भी उसको दे देता हूं। अगर मान लो मैं अपनी स्पीड, मैं अगर खुद को रेस्ट पे मानना चाहता हूं तो मैं ये कह सकता हूं कि वीना मेरी तरफ आ रही है विद स्पीड, खुद तो पहले ही नेगेटिव डायरेक्शन में आ रही थी, नेगेटिव एक्स एक्सिस में, है ना? और मैंने अपनी स्पीड भी इसको दे दी, तो हो गया -30 आई कैप मीटर पर सेकेंड फॉर एग्जाम्पल। इस स्पीड से भागती हुई वो मेरी तरफ आ रही और मैं वेट कर रहा हूं। ठीक है? इसका मतलब है अगर मान लो वीना की कोई भी वेलोसिटी ना होती तो इसकी स्पीड 10 हो जाती मेरी तरफ। ठीक है? आई होप कि थोड़ी थोड़ी बातें समझ आ रही होंगी। आइंस्टाइन ने हमें कहा कि एक मिनट, इसको थोड़ा और डीपली सोचते हैं ना, इसको थोड़ा और डीपली सोचते हैं। और वो डीपली कैसे सोच पाएंगे? मान लो ये है अर्थ का सरफेस, मैंने एक चीज को छोड़ा और वो नीचे गिर रहा है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। बढ़िया, हर एक सेकंड पे इसकी स्पीड 9.8 9.8 9.8 9.8 बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी और ये नीचे आके यहां गिर जाएगा। एज सिंपल एज दैट। न्यूटन ने तो हमें यही बताया ना, न्यूटन्स लॉज हमें यही बताते हैं। आइंस्टाइन ने कहा ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है, तुम एक काम करो, अगर अपनी आंखें बंद कर लो और तुम्हें मैं छत से फेंक देता हूं, तुम नीचे जा रहे हो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, बिल्कुल सही बात है। तुम एक डिब्बे में बंद किया, आंखें भी बंद मत करो, एक डिब्बे में बंद किया, तुम डिब्बे के बाहर नहीं देख सकते, और तुम्हें फेंका तो डिब्बा ऐसा है, ये रहा अर्थ का सरफेस और ये रहा वो डिब्बा और तुम इधर हो। अब ये डिब्बा भी गिर रहा है, तुम भी गिर रहे हो, एक्सेलरेशन होगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बिल्कुल सही बात है। एक मिनट, हम चलते हैं एम्प्टी स्पेस में या फिर आउटर स्पेस में चलते हैं। आउटर स्पेस में गए, एक डिब्बा आया, ये डिब्बा चल रहा है आगे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और मैं इसमें आराम से बैठा था। मैं बैठा हूं, मैं थोड़ी आगे चल रहा हूं यार, डिब्बा चला आगे, तो डिब्बा आगे गया, मैं इनर्शिया के कारण अपनी तरफ अपनी जगह पे बैठा रहा हूं, डिब्बा आगे चला गया तो मैं एकदम उड़ के यहां पे बजूंगा और मुझे फील होगी वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां पे आउटर स्पेस में एक स्पेसशिप है, चल रही है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और मेरे को एकदम ऐसा धक्का लगा, मैं उसकी दीवार पे जाके यहां पे चिपक गया, क्योंकि वो इधर चल रही है, मोशन इधर, मैं यहां पे जाके चिपक गया पीछे वाली दीवार पे। हाँ यार, तो क्या हुआ कि मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि मैं आगे की तरफ जा रहा हूं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू सिचुएशंस? इन दोनों सिचुएशंस में फर्क बताओ। नहीं बता पा रहे ना? कैसे बताओगे कि तुम एक डिब्बे के अंदर हो तो तुम अंडर ग्रेविटी फॉल कर रहे हो या फिर इनर्शियल फोर्स तुम पे एक्ट कर रहे हैं? ये जो सूडो फोर्स टाइप की चीजें तुम पे एक्ट कर रही हैं। अगर तुम कार चला रहे हो तो वो लॉकेट या फिर जो भी है वो धागा सा, वो पीछे किसकी वजह से हुआ यार? वो तो चल ही नहीं रहा था, वो तो लटका हुआ कार में, तो वो पीछे क्यों हुआ? क्योंकि ये जिसमें तुम बैठे हो ना, ये एक्सेलरेट कर रहा है। यहां पे भी अगर तुम देखोगे तो आइंस्टाइन ने यही बताया कि ग्रेविटी, ये जो ग्रेविटी वाला फोर्स आज तक हम बोलते थे, और ये जो इनर्शियल फोर्स है,
जब ऑब्जर्वर एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आ जाए, इन दोनों के बीच में देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। इसका मतलब है हमें पूरी की पूरी न्यूटोनियन मैकेनिक्स को एक बार को चेंज करना पड़ेगा। कुछ दिक्कत है न्यूटोनियन मैकेनिक्स में। ऐसा नहीं हो सकता यार कि सामने एक प्लेनेट है, यहां पे एक प्लेनेट है, एक दूसरे में फोर्स लगा रहे विदाउट इवन टचिंग। ऐसे कैसे हो सकता है? उसके बाद आइंस्टाइन ने बताया फैब्रिक ऑफ रियलिटी के बारे में, फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम के बारे में, कि स्पेस टाइम को बेंड किया जा सकता है। एक्चुअल में जो ग्रेविटी आज तक हम सोचते थे, वो ग्रेविटी जस्ट और कुछ नहीं, वो कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम है, वो बेंडिंग ऑफ स्पेस टाइम है। मैं हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही जाता हूं, समझ पा रहे हो? मैं हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही जा रहा हूं, वो तो स्पेस टाइम ही कर्व्ड हो गया। कितनी कमाल की बात है। मैं और अटेम्प्ट नहीं करना चाहूंगा इसको आगे समझाने के लिए, क्योंकि और डेप्थ चाहिए होगी, जिसके लिए मेरे को भी टाइम चाहिए, तुम लोगों को भी टाइम चाहिए। थोड़ा पहले पुराना तो सीख लें। इसे हम बोलते हैं, इस चीज को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट, इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंस प्रिंसिपल। भाई यहां से स्टार्टिंग हुई आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बिल्ड करने के लिए, यहां से। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम आने वाले समय में सीख रहे होंगे ना, वो होगी रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तुम लोग ये समझ गए तो भाई तुम लोग थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी समझ जाओगे, अगर ये डिटेल में समझ लिया तो, कि इनर्शियल फोर्सेस क्या होते हैं, सूडो फोर्सेस क्या होते हैं। मैंने लास्ट एक वीडियो डाली भी थी इस पे बहुत डिटेल, तो तुम उसको जरूर जाके देखना। कमाल की चीज बना रखी है भाई, मजा आ जाएगा तुम्हें। बहुत समय लगता है, मैं बहुत सारे टेक्स्ट को रीड करता हूं ये वीडियोस बनाने से पहले, तब जाके ये वीडियो बनाता हूं। ऐसे रैंडम उठ के नहीं आता हूं वीडियो बनाने के लिए कभी भी, बिलीव मी, मैं ऐसा नहीं बनाता हूं। मेरे को जब लगता है ना कि हाँ अब मैं तैयार हूं, अब कुछ ऐसी चीज बता सकता हूं जो न्यू होगी, जो एक बुक में से, जो मेरे ओपिनियन डाल के बहुत सारी बुक्स में से, बहुत डिफरेंट टेक्स्ट में से कोई एग्जाम ओरिएंटेड चीजें ना हो, तब मैं उसको बनाता हूं। आओ थोड़ी सी ऐसी चीजें सीखते हैं जो तुम्हारे एग्जाम में भी काम में आएंगी और साथ में हमें सिखा के भी जाएंगी। अगर मान लो मैं यहां पे हूं, दीवार यहां पे है, तुम आगे जा रहे हो 10 मीटर पर सेकंड से, या फिर वॉल इधर आ रही है 10 मीटर पर सेकंड से, एक ही बात है, क्योंकि वेलोसिटी इज रिलेटिव। तो मैं बोल सकता हूं वेलोसिटी ऑफ वॉल विद रिस्पेक्ट टू पर्सन हो जाएगी -10 आई कैप, इधर के डायरेक्शन। अब मान लो एक पर्सन है, आगे जा रहा है, ये पर्सन है, इधर की डायरेक्शन में आ रहा है, इसकी है v1, इसकी है v2, तो बताओ वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, नहीं, वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। इसको रोकना है, ये वाला ऑब्जर्वर होता है, इसको रोकना है तो इसकी वेलोसिटी इसे दे दो उल्टी करके, तो बन जाएगा v2 - v1 एंड दैट्स इट, आई कैप। माइनस भी लगा देना लो, या फिर ऐसे लिख दो इसको, v21 - v2 आई कैप -v1 आई कैप, तो टोटल हो जाएगी। मैंने शायद माइनस की मिस्टेक कर दी पीछे, है ना? अरे अब तो ठीक है, इसी में तो की थी। क्लियर? बढ़िया। अगर मान लो ये एक्सेलरेट भी करना स्टार्ट हो गया, तो अगर मान लो ये जा रहा है इधर और ये जा रहा है इधर, इसकी वेलोसिटी है 100 मीटर पर सेकंड, इसकी है 200 मीटर पर सेकंड, ठीक है? ये है r, ये है v, तो वेलोसिटी ऑफ v ना विद रिस्पेक्ट टू राजन कितनी हो जाएगी? इसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस, इसको रेस्ट पे लाना है, इसको रेस्ट पे लाना है, तो पूरा यूनिवर्स इसकी तरफ आ रहा होगा, इसकी तरफ आ रहा होगा पूरा यूनिवर्स 100 की स्पीड से, लेकिन इसके पास पहले ही 200 थी। 100 की स्पीड से इसको पीछे आना, 200 की स्पीड से आगे जाना, तो स्पीड बचेगी 100 मीटर पर सेकंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, ठीक है? ये तो इजी सी चीजें हैं, वो रेन मैन और रिवर प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होती भाई, वो सब रिलेटिव वेलोसिटी का ही कमाल है। कभी कभी एक कॉन्सेप्ट होता है ओवरटेकिंग का, इसको भी समझ लो, कुछ भी नहीं है इसमें भी। रिलेटिव वेलोसिटी का एक ही रूल है, अपनी वेलोसिटी या एक्सेलरेशन दूसरे को दे दो विदाउट एनी रीजन कि वो एक्सेलरेशन आई कहां से है। हम काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं, डायनेमिक्स नहीं। डायनेमिक्स के लेक्चर आने वाले में देखेंगे, कुछ ज्यादा ही दिमाग खराब करने वाले होते हैं, बट अपनी वेलोसिटी सामने वाले को दे दो। मतलब अगर एक पार्टिकल चल रहा है आगे 100 मीटर पर सेकंड से और दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है, दूसरा चल रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, इनके बीच में डिस्टेंस है 50 मीटर का, कितने टाइम में ये इसको पकड़ लेगा ये बताना। एक मिनट रुको जरा, इसको A मान लो, इसको B मान लो। वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A कितनी आ जाएगी? वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A का मतलब है B को देखना है, A को रेस्ट पे ले आओ। अगर ये रेस्ट पे है तो इसकी वेलोसिटी इसके पास चली जाएगी, लेकिन उल्टा होके पूरा यूनिवर्स इसकी तरफ आएगा। दैट मींस इधर बनना है। इसकी भी वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड, 100 मीटर पर सेकंड,
इसका मतलब है बी, ए अपनी तरफ अपनी जगह पे ही खड़ा है, बी इसकी तरफ आ रहा, बी इसकी तरफ आ रहा है 80 मीटर पर सेकेंड से 80 मीटर पर सेकेंड। अभी हम डायरेक्शंस वगैरह में इंक्लूडेड नहीं है, इंटरेस्टिंग नहीं है। तो अगर उसमें इंटरेस्टेड नहीं है तो टाइम निकालते हैं, विच इज डिस्टेंस बाय स्पीड, जो भी आएगा वो आंसर खत्म। समझ गए? तुम इधर ही खड़े हो, वो तुम्हारे पास आ रहा है, या फिर वो वहीं खड़ा है, तुम उसकी तरफ जा रहे हो, एक ही तो बात है ना? तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, या स्पीड बोल देता हूं मैंने क्योंकि डायरेक्शन नहीं लिखी है। बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। एक ना मैंने कभी एनसीईआरटी में क्वेश्चन देखा था कि दो ट्रेन्स हैं, 500 मीटर इसकी लेंथ है, 500 मीटर इसकी लेंथ है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है x, ये चल रहा आगे 50 मीटर पर सेकंड से, ये भी चल रहा है 50 मीटर पर सेकंड से। पहले मेरे को बताओ ओवरटेकिंग के लिए कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा? ओवरटेकिंग का मतलब होता है इसके एंड को यहां लाना होगा, है ना? इसका मतलब पहले डिस्टेंस कवर होगा x, उसके बाद 500, उसके बाद एक और 500, तभी तो ओवरटेकिंग होगी, है ना? दैट मीन्स डिस्टेंस कवर्ड होगा 1000 प्लस x। ओवरटेकिंग का मतलब ही बेटे यही होता है, इसको पूरा आगे लेके जाना। बढ़िया, बहुत अच्छी बात थी। लेकिन वेट अ सेकेंड, इनकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी? रिलेटिव वेलोसिटी, अगर इसको रोक दो, इसको रोकना है तो इसको दे दो इसकी स्पीड उल्टा करके, है ना? पूरा यूनिवर्स इसकी तरफ आएगा। दैट मींस इनकी रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी, अगर ये ए है ये बी है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए 0। दोनों की सेम है भाई वेलोसिटी। तो क्या इसको पकड़ पाएगा, सॉरी ओवरटेक कर पाएगा? कभी कभी भी नहीं भाई, कोई रिलेटिव वेलोसिटी ही नहीं है तो इसको ओवरटेक कभी कर ही नहीं पाएगा। ऐसे ही चलती रहेंगी एक्स डिस्टेंस पे हमेशा के लिए। ओवरटेकिंग के लिए इसको क्या करना होगा? एक्सेलरेट। लेट अस से इसकी एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 60 सेकेंड लगे इसको, सिर्फ हमें टाइम गिवन है 60 सेकेंड लगे हैं इसको ओवरटेक करने के लिए। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी एक्सेलरेशन है। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर डालो, इसमें सारा डेटा पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सारी की सारी वैल्यू, डिस्टेंस की जगह ये पुट कर देना, u यहां पे 0 है और टाइम की जगह 60 सेकेंड इसको लगे हैं, एक्सेलरेशन भी पता है एंड अप टू सोन। एक्सेलरेशन बस ध्यान रखना, यहां पे हमारे पास क्या है? ये रही एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन भी दी हुई है, डिस्टेंस भी दिया हुआ, सारा कुछ दिया, मेरे ख्याल से सॉल्व हो जाएगा। बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। इसके आगे अगर हम बढ़े तो हमारे पास एक टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे एक एलिवेटर है और मैंने यहां से एक झूमर गिर दिया, नीचे की तरफ गिर रहा है झूमर। ये जो लिफ्ट है ये ऊपर की तरफ जा रही है 500 ज्यादा हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। मैं लिफ्ट में ऊपर लटका हुआ था, मैं क्वेश्चन को चेंज करना चाहूंगा ताकि प्रॉब्लम थोड़ी इंटरेस्टिंग बन जाए। मैं यहां मजे ले रहा था लटक के, हम 2 दोस्त थे, एक दोस्त यहीं खड़ा हुआ था, वो मेरे को कब से कह रहा नीचे आजा नीचे आजा नीचे आजा। ये जो लिफ्ट थी, एलिवेटर थी, एकदम ही ऊपर चली गई, इसकी एक्सेलरेशन थी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और मेरा हाथ छूटा, मैं नीचे आ रहा हूं। इसको मैं कितनी एक्सेलरेशन से नीचे आता दिखूंगा? देखते, सोचते। अगर मैं इसमें निकालना चाहूं, ये है एलिवेटर, ये है राजन, तो वेलोसिटी ऑफ राजन विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर कितनी होगी? विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर का मतलब है एलिवेटर को मैं रेस्ट पे लाना चाह रहा हूं। ठीक है, तो दोनों की वेलोसिटी 0 है यार। अभी स्टार्टिंग में वेलोसिटी तो कुछ भी नहीं दी थी, लेकिन अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो एक्सेलरेशन कितनी होगी? एक्सेलरेशन की बात करें तो इस पे एक्सेलरेशन है 5 और इसके पास एक्सेलरेशन है g 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट मींस अगर मैं इसकी एक्सेलरेशन देखूं, नीचे लग रही है 9.8, इसको भी उल्टा करके राजन को ही दे दूं, ऐसी तो होता है। पूरा का पूरा यूनिवर्स ही लिफ्ट के इस तरफ आ रहा है, या लिफ्ट ऊपर जा रही है, बात तो सेम है। लिफ्ट ऊपर जा रही है या यूनिवर्स लिफ्ट की तरफ आ रहा है, एक ही बात है। दैट मींस ये हो जाएगा -9.8 और -5, जो भी बनेगी, ये आ गई एक्सेलरेशन। मान लेते हैं इसके कुछ लेंथ भी दे दी उन्होंने 5 मीटर, बताओ कितना टाइम लगेगा इसको नीचे गिरने में, वो भी निकाल देंगे यार। डिस्प्लेसमेंट दी है 5, नीचे आते की डायरेक्शन -5, हाफ यूटी तो होगा नहीं, 0 है, हाफ जो भी एक्सेलरेशन आई है इनटू में टी स्क्वायर, टाइम निकल जाएगा। ऐसे होते हैं ये टाइप के क्वेश्चन, इजी थे ना? ऐसे ऐसे क्वेश्चन कभी कभी बना दिए जाते हैं और कभी कभी डरा दिया जाता है कि भाई जैसे पता नहीं क्या ही हो गया हो, जबकि डरने वाली कोई बात है नहीं यहां पे।
है ना। एक और क्वेश्चन कराता हूं, जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, एक बिल्डिंग ये रही और ये है दूसरी बिल्डिंग। मेरी एक दोस्त है, फिर से समझ ही गए होंगे तुम लोग, दोस्त है मेरा एक गौरव, मान लो। हमेशा लड़की लाओ तभी समझ आएगा क्या। एक है यहां पे, एक है यहां पे, दो दोस्त। इसने ऊपर की तरफ एक बॉल को फेंका 45 डिग्री पे। दो बिल्डिंग्स हैं जिनके बीच में डिस्टेंस है d, निकालना है, फाइंड आउट d। स्पीड दे रखी है 10√2। ये डिस्टेंस है 20 मीटर, ये डिस्टेंस है 40 मीटर। इसने भी एक बॉल को फेंका, लेकिन इसने ऐसे फेंका 10 मीटर पर सेकंड, 10 से नहीं, इसने फेंका 20 से मीटर पर सेकंड से। ये 10√2 से फेंका इसने, प्रोजेक्टाइल मोशन में जाएगा। इसका मतलब इसका पार्टिकल कुछ ऐसे जाएगा और इसका पार्टिकल भी कुछ ऐसे आएगा और यहां पे आके मिल जाएंगे आपस में। हमने तो रिलेटिव वेलोसिटी सीखी है, हम तो उससे करेंगे। ठीक है भाई, उससे कराते हैं, आ जाओ ट्राई करके देखते हैं। हमें कहा गया है डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स बताओ अगर ये साथ में कोलाइड कर रहे हैं तो। कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, आराम से करेंगे। जितना सीखा है ना उसके लॉजिक से चलने की कोशिश करते हैं। 10√2 का यहां कितना आ जाएगा। जब भी टेढ़ी मेढ़ी सी वेलोसिटी दे रखी हो, ऑलवेज ब्रेक डाउन इनटू कंपोनेंट्स। तो 10√2 cos 45, cos 45 होता है 1/√2, तो बचेगा 10। यहां आएगा sin 45, तो 10√2 sin 45 विच इज 10। भाई sin 45 भी तो 1/√2 होता है, √2 से √2 कट जाएगा। बढ़िया। ये ऑब्जर्वर है A या ये ऑब्जर्वर है R, राजन, ये उसका दोस्त है एक गौरव। तो वेलोसिटी ऑफ राजन, या हाँ, वेलोसिटी ऑफ राजन विद रिस्पेक्ट टू गौरव, मैं इसको रोकना चाह रहा हूं, या इसने जो बॉल फेंकी है उस बॉल के रिस्पेक्ट में देखना चाह रहा हूं। राजन की बॉल, यार कितना बेकार साउंड करेगा ये। मान लो एक शिट, मेरे हाथ में एक पत्थर है, मैंने पत्थर फेंका और उसने पत्थर फेंका, तो राजन स्टोन और गौरव स्टोन, ये इसकी बात हो रही है। हम दोनों ने एक एक पत्थर फेंका है और जैसे ये पत्थर यहां पे ऐसा प्रोजेक्टाइल मोशन में गया, यहां से भी प्रोजेक्टाइल मोशन में गया, ये टकराएगा, तो रिलेटिव वेलोसिटी अगर मैं पहले अलोंग एक्स एक्सिस देखना चाहूं, याद रखना हम पत्थरों की बात कर रहे हैं, इन दोनों की नहीं। राजन वाला पत्थर और गौरव वाले पत्थर की बात कर रहे हैं, पत्थर की बात हो रही है। फिर से बोल देता हूं, ठीक है। अगर तुम्हें अच्छा लगे तो मैं इन दोनों को ही हटा देता हूं, अगर कंफ्यूजन बढ़ रही है तो। यहां से एक पत्थर गया 45 पे, यहां से एक पत्थर गिरा इतने हॉरिजॉन्टली, ठीक है। अलोंग एक्स एक्सिस देखते हैं पहले। वेलोसिटी ऑफ दिस आर, पत्थरों के नाम भी चेंज कर दूं क्या? ऐसा दोस्त मैंने सिलेक्ट किया ना, क्वेश्चन में ही गड़बड़ हो गई। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी अलोंग एक्स एक्सिस, बाय द वे एक्स एक्सिस में देखेंगे। इसको रोकना है, इसको रोकना है तो यूनिवर्स इसकी तरफ आएगा, मतलब इसकी वेलोसिटी उल्टी करके पूरे यूनिवर्स को दे दो। पूरे यूनिवर्स को मतलब इस बॉल को दे दो। इस बॉल की पहले ही इधर 10 थी, 20 और इसकी आ गई तो कितनी हो गई? 30। ठीक है भाई, बढ़िया। ऊपर की तरफ अगर वेलोसिटी देखें अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में देखें तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, खुद की तो थी नहीं, दूसरे वाले की थी बस ऊपर, विच इज 10। ठीक है, वाई एक्सिस की भी पता लग गई, है ना। बहुत अच्छी बात, बढ़िया। अब देखो आगे, अब एक्सेलरेशन हमें देखनी है। एक्सेलरेशन तो वाई एक्सिस में ही होती है। ये कितनी थी? 10 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन देखेंगे ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो इस पे ग्रेविटी लगेगी नीचे, इस पे भी ग्रेविटी लगेगी नीचे। अगर इसको रोकना है तो इसकी ग्रेविटी इधर दे दो, ऊपर की तरफ दे दो, तो ग्रेविटी से ग्रेविटी कैंसिल। फिर से सोच लो, फिर से सोचो, इसका जो जी है उल्टा करके इसको दे दो। ऐसे तो करते हैं ना, पूरे यूनिवर्स को, पूरे के पूरे यूनिवर्स को उसी की तरफ चला दो जो ऑब्जर्वर है। दैट इज द मेन लॉजिक बिहाइंड दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। तो हमारे को पता लगा कि अगर मुझे यह डिस्टेंस कवर करना है विच इज 20 डिस्टेंस कवर करना है, स्पीड है मेरी 10। ओए, इस डिस्टेंस की बात करो, बचा हुआ डिस्टेंस, ठीक है। रुको, ये वाले डिस्टेंस की बात हो रही, इस डिस्टेंस की। यह हमारे पास आ जाएगा 20 डिस्टेंस है, स्पीड मेरी है 10, तो टाइम कितना लगेगा? टाइम का फॉर्मूला होता है, टाइम का फॉर्मूला अपने पास होता है डिस्टेंस
डिवाइड बाय स्पीड, तो 2 सेकंड लगेंगे मुझे ये वाले डिस्टेंस को कवर करने में। बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, बढ़िया। अब ध्यान से देखना, ये डिस्टेंस मुझे नहीं पता, ये डिस्टेंस नहीं पता, तो इसको मैं लिख लेता हूं कुछ लेटर से डी। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। यहां वाली स्पीड कितनी आई, एक्स एक्सिस वाली स्पीड, रिलेटिव स्पीड लेनी है ऑलवेज, 30 इनटू में टाइम, टाइम हमें लगा है 2 सेकंड, है ना। 2 सेकंड में ये कितनी दूर पहुंच जाएगा यहां तक, तो ये हमारे पास आ गया 60 मीटर। अब ध्यान से देखना, इसको अगर मैं कनेक्ट कर दूं, इसको अगर मैं कनेक्ट कर दूं, तो यही तो है अपनी वो रिलेटिव स्पीड, ये इस एरो के अलोंग। एक बार वीडियो को आराम से पॉज करना और सोचना, ये एक्चुअल में ये यहीं रुका हुआ था, ये वाला पार्टिकल इधर की तरफ मूव कर रहा है सच दैट वो उससे जाके टकरा जाए। यहां पे इसकी स्पीड है 30। फिर से मैं बनाने की डायग्राम कोशिश करता हूं। इस तरीके से ये जो इनिशियल वाला 45 डिग्री पे घूम रहा था, अब इस तरीके से मूव कर रहा है। अगर इस वाले को रेस्ट पे लाना है तो ऐसे मूव कर रहा है सच दैट इसकी यहां स्पीड हो 30 मीटर पर सेकंड, ऊपर स्पीड हो 10 मीटर पर सेकंड, सच दैट इस तरीके से मूव करे कि ओवरऑल इसकी जो वेलोसिटी है इधर की तरफ आए, रिलेटिव वेलोसिटी इधर की तरफ आए और इससे टकरा जाए। दैट इज द मेन आइडिया बिहाइंड दिस क्वेश्चन। समझा पक्का? ये लॉजिक होता है बेटे इनके पीछे। एक और भी करा सकता हूं मैं, जैसे ये भी बड़ा फेमस सा क्वेश्चन है, किसी तो जेई वगैरह में आया था या कहीं तो मैंने देखा था, अपनी क्लास में करा रहा था तो एकदम याद आ गया मुझे। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है एक ग्राउंड, यहां से एक पार्टिकल, एक प्लेन है जो यहां से मूव कर रहा है और दूसरा यहां से मूव किया है, दूसरा ऐसे मूव किया है। ये वाला एंगल है 30 डिग्री और ये वाला एंगल है 60 डिग्री। ये टकराएंगे, कहा हुआ है हमें, ठीक है। ये डेटा दिया हुआ है 500 मीटर, स्टार्टिंग में इनके बीच में जो डिस्टेंस था वो 500 मीटर है, इसको और इसको टकराना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना, टकराने के लिए सबसे पहले मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा। मैं और मेरा दोस्त ना बचपन में बहुत लड़ते थे, सरदार जी थे, तो मैं और वो बहुत ज्यादा लड़ते थे। तो हम साइकिल थी हमारे पास, साइकिल छोटी छोटी साइकिल्स में ना हम आगे आगे चलते थे। तो अगर मुझे उसे लात मारनी है ना, तो एटलीस्ट मेरे को उसके इक्वल स्पीड करनी होगी। लात मारने के लिए और क्या करना होगा, पहले तो साथ साथ चलना है, फिर लात मारनी है तो इधर की तरफ मेरे को और स्पीड चाहिए, पैरेलली तो चाहिए ही, क्योंकि अगर मेरी स्पीड कम हुई तो मैं पीछे रह जाऊंगा, मेरी स्पीड ज्यादा हुई तो मैं आगे निकल जाऊंगा। तो इसका मतलब है मेरे को पैरेलल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है, ये दोस्त, ये मैं, ये वाला जो कंपोनेंट है ना, ये दोनों का सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए, साथ साथ चलेंगे। एट द सेम टाइम मेरे को थोड़ी सी स्पीड इधर की तरफ भी चाहिए, सीधा भी चलना है और इधर भी चलना, टकरा जाऊंगा मैं इससे। फिर से सोचो, साथ साथ तो चलना है, ये वाला कंपोनेंट जो होगा, ये वाला कंपोनेंट ये तो इक्वल होना चाहिए इसके, और साथ साथ ये वाली वेलोसिटी भी होनी चाहिए ताकि टकरा जाऊं। ध्यान रखना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम होना चाहिए और कुछ परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो, ताकि मैं समय के साथ साथ धीरे 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 इधर आ जाऊं, ठीक है। अभी जब मैं रिवर्स स्विमर वाले कराऊंगा ना तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये वाली सिचुएशन है, फॉर एग्जांपल यहां पे एक मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है, इसके पैरेलल, अगर इसके पैरेलल कर रहा हूं मतलब 30 डिग्री पे करी है, तो ये एंगल बचेगा 30 डिग्री। थोड़ा सा कराऊंगा, बाकी तुम सॉल्व कर लेना। मान लेते हैं इसकी स्पीड दी हुई है कुछ, मेरे पास डेटा था इससे रिलेटेड, जब मैं प्रिपेयर कर रहा था ये क्वेश्चन को तो मैंने सोचा था कि ये क्वेश्चन जरूर लेता हूं। तो ये हमारे पास कुछ डेटा दिया हुआ है 100√3, एग्जैक्ट जैसा मैंने क्वेश्चन अपनी क्लास में कराया था। यहां की हमें स्पीड नहीं दी हुई, तो लेटर से यहां की है VB, इसकी है VA। बढ़िया, ये डिस्टेंस मैंने 500 ही लिया है, 60 डिग्री का एंगल, 30 डिग्री का एंगल। इसको 60 इसलिए लिया है क्योंकि टकराएगा तभी, क्योंकि अगर ये 60 पे होता, ये 30 पे होता तो भाई बात नहीं बनती है ना। बढ़िया, बस इतना ही कहा हुआ और कहा हुआ है जरा फटाफट से टाइम बता दो जब ये टकराएंगे। ओह, टाइम कैसे बताएं? अभी अभी लॉजिक सुनो, VB यहां पे है तो इसका VB आएगा cos थीटा, cos 30, और यहां आएगा VB sin 30। क्या फायदा हुआ भाई इस चीज से? इससे फायदा यह हुआ क्योंकि दोनों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम सेम होना चाहिए। ये इधर क्या कंपोनेंट, ये कंपोनेंट बिल्कुल सेम होना चाहिए और साथ में थोड़ा सा कंपोनेंट इधर, ताकि साथ साथ तो चलता रहे और इसके पास भी आ जाए। रिजल्टेंट यहां आता रहे। रिजल्टेंट यहां तभी आएगा जब इनका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम होगा। हॉरिजॉन्टली दोनों का सेम होना चाहिए, मतलब VB cos 30 मस्ट बी इक्वल टू 100√3। तो ये बन जाएगा VB इक्वल टू 200।
ओए v cos 30 √3/2, तो 2 उधर मल्टीप्लाई कर दिया, हमें पता लग गई इसकी स्पीड। बढ़िया। अब मुझे ये बताओ, ये डिस्टेंस अगर 500 है तो ये जो पैरेलल डिस्टेंस है ये कितना होगा? कितना फायदा होगा भाई साहब हमें परपेंडिकुलर, क्योंकि परपेंडिकुलर वेलोसिटी निकालने से, क्योंकि अब हमेशा डिस्टेंस इनके बीच में सेम रहेगा। अब तो पैरेलल चल रहे हैं ना ये दोनों, ये स्पीड तो अब इन दोनों की सेम है ना, ये वाला डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा। अब बस ये वाली वेलोसिटी बची, ये वाली वेलोसिटी से इधर इधर इसको अप्रोच करना है। पैरेलली तो चल ही रहे हैं, अब इधर अप्रोच करना बस, तो ठीक है निकाल देते हैं। ये डिस्टेंस 500 है, ये एंगल 30 है, ये मुझे निकालना है। मतलब परपेंडिकुलर x डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो x आ जाएगा 250। पता लग गया? मुझे डिस्टेंस कवर करना है 250, स्पीड मुझे पता है vb साइन थीटा परपेंडिकुलर वाली, अब ये काम आएगी। तो ये अपने पास आ जाएगा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। डिस्टेंस अपने पास है 250 डिवाइड बाय स्पीड ये वाली जो इधर अप्रोच कर रहा है, विच इज vb साइन थीटा, जो कि आ जाएगा 200 इंटू 1/2। 200 तो अभी निकाला था ना, आंसर आ गया 2.5। दैट इज द टाइम। ध्यान रखना इस चीज को। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक सी प्रॉब्लम्स होती है, इसके अलावा भी बहुत सारी, मतलब कुछ भी बनाया जा सकता भाई। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन हो गया कि एक बंदा है, वो इधर की तरफ भाग रहा है 10 मीटर या 20 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, और कहते पता लैंग्वेज पता क्या यूज करते हैं, ये अगर नॉर्थ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट और ये है साउथ, तो लैंग्वेज ऐसी यूज की जाती है कि बंदा भाग रहा है 45 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ 45 डिग्री का हुआ है। ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब है नॉर्थ के ईस्ट में, तो ये रही वो डायरेक्शन, ठीक है। और वो दूसरा लैंग्वेज यूज किया कि एक डॉग भी भाग रहा है, कुत्ता भाग रहा है फॉर एग्जांपल, वो भाग रहा है वेस्ट ऑफ नॉर्थ। वेस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब नॉर्थ के वेस्ट में 45 डिग्री पे ही, लेटस से ये दिया हुआ है। स्पीड इसकी भी दी हुई है 20 मीटर पर सेकंड। कह देंगे वेलोसिटी ऑफ मैन विद वेलोसिटी ऑफ डॉग विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो मैन को रोकना पड़ेगा क्योंकि वो ऑब्जर्वर है। किसी एक को रोको, रोकने का तरीका क्या होता था? रोकने के लिए इसकी स्पीड को भूल जाओ, डॉग को दे दो इसकी भी स्पीड, तो इसकी स्पीड उल्टी करके डॉग को दे दो। इसका मतलब है अगर मैं तीसरा पर्सन इस मैन को देखूंगा, ये भाग रहा होगा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, मैं अगर तीसरा पर्सन जो भाग नहीं रहा हूं, जो बैठा हूं आराम से रेस्ट पे हूं, अगर डॉग को देखूंगा तो वो भाग रहा है नॉर्थ वेस्ट में, है ना। लेकिन इसके लिए ये डॉग कैसा भागेगा, ट्राई करते हैं, एक बार ट्राई करते हैं, तो कुछ ऐसा बन जाएगा। ये रही रिजल्टेंट वेलोसिटी, इसने इसको 20 दे दी अपनी स्पीड, इसको दिखेगा वेस्ट की तरफ भागता हुआ। कितनी अजीब है यार चीजें। मेरे को दिखाई दे रहा है वो डॉग भाग रहा है नॉर्थ वेस्ट में, ये भाग रहा है नॉर्थ ईस्ट में, लेकिन इसको ये डॉग भागता हुआ दिखेगा वेस्ट डायरेक्शन में, क्योंकि दिस इज ऑल्सो अ मूविंग ऑब्जर्वर। तुम मूव करोगे तो तुम्हारे लिए भी चीजें अलग तरह से बिहेव करेंगी एज कंपेयर टू व्हाट वी यूजुअली सी, है ना। कितनी कमाल की बात। दिस इज द सिचुएशन। तो ये हमारे पास ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं। अब मेरे ख्याल से तुम लोग समझ गए होंगे, अगर ये 90 डिग्री है, 20 है, आंसर 20√2 आ जाएगा। इसके लिए ये सीधी लाइन में भाग रहा होगा, लेकिन इन दी वेस्ट डायरेक्शन। कमाल की बात है ना, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, यहां तक भी समझ आ गया। उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारे पास कभी कभी पूछ लिया जाता है एक रिवर स्विमर प्रॉब्लम, रिवर स्विमर प्रॉब्लम। क्वेश्चन प्रैक्टिस की जगह मैं जरा पहले इसके इस वीडियो में, क्योंकि मैं ज्यादा बड़ी नहीं करना चाहता हूं, इस वीडियो में एटलीस्ट हम इसके वो निपटा लेते हैं, कॉन्सेप्ट निपटा लेते हैं, ठीक है। अगर मान लो ये रहा रिवर और ये रहा एक स्विमर, अगर ये सीधा जाने की कोशिश करेगा, रिवर इधर है, याद रखना, फिर से इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, रिवर इधर है और ये इधर भागने की कोशिश कर रहा है ऑब्जर्वर, तो ये रिजल्टेंट की तरफ जाएगा, है ना। अभी भी बताया था ना, ऑब्जर्वर आगे, रिवर इधर, तो ये जाएगा रिजल्टेंट की तरफ, तो ये ऐसे चला जाएगा। ये जो चीज आई है इसे हम बोलते हैं ड्रिफ्ट। अगर इसकी विड्थ हमें दी हुई है लेट अस से x, तो हम कई सारी चीजें निकाल सकते हैं, इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाल सकते हैं। रिजल्टेंट कैसे निकालें? अगर खुद की दी हुई है va, ये दी हुई, या खुद की दी हुई है vm, कुछ इस तरीके से, और ये हमारे पास आ गई vr,
तो पाइथागोरस थ्योरम वगैरह लगा के निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसा होगा। हम इंटरेस्टेड हैं थोड़ी स्पेशल सिचुएशंस में, विच इज मेरे को सीधा जाना है, मेरे को नहीं जाना टेढ़ा। अगर तुम लोगों को सीधा जाना है तो उसकी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। वो कॉस्ट क्या होगी? मुझे पहले से ही टेढ़ा जाना होगा, मुझे पहले से ही इधर की तरफ मूव करना होगा। समझ पाए? ये है रिवर की स्पीड। इस तरीके से मूव करना होगा सच दैट मेरा ओवरऑल एंगल सीधा हो जाए ना। रिवर मेरे को आगे लेके जाना चाह रही है, जितना वो आगे मेरे को, जितना वो शिफ्ट आगे करके लेके जाएगी, मैं उतना ही पीछे मूव कर लेता हूं, मैं उतना ही इधर की डायरेक्शन में मूव करता हूं। तो कितने एंगल पे चलना चाहिए मुझे, वो चीजें निकाल सकते हैं, है ना। लेकिन उसके लिए मेरे पास और भी ट्रिक्स हैं जो मैं बताना चाहूंगा। अगर ये Vm है तो वी आर को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, 2 मिनट के लिए। वी आर में यहां लिख देता हूं वेलोसिटी ऑफ रिवर। अगर वेलोसिटी ऑफ मैन का यहां कंपोनेंट देखे तो ऊपर आ जाएगा, ये बन जाएगा Vm cos थीटा या cos अल्फा, यहां आ जाएगा Vm sin अल्फा। अब अगर इसको सीधा जाना है तो रिवर के इक्वल वेलोसिटी इसकी होनी चाहिए। अब मैंने उसमें भी बताया था वो प्लेन वाले में, पैरेलल वेलोसिटी को सेम कर दो, बाकी परपेंडिकुलर वाले का काम रह जाएगा। कहा था ना अभी वही लॉजिक यहां लगा रहा हूं। इसका मतलब वी आर मस्ट बी इक्वल टू वी एम साइन अल्फा, तो साइन अल्फा यहां से हमें मिल गया वी आर बाय वी एम। ये इंपॉर्टेंट बात हमें पता लगी। अगर इसको सीधा जाना है तो शॉर्टेस्ट पाथ की बात हो रही है, शॉर्टेस्ट पाथ, या फिर हम बात कर रहे हैं ड्रिफ्ट इक्वल टू 0 की, एक ही बात है, ड्रिफ्ट 0 करनी है, ठीक है। और अगर हम देखें, अगर ये डिस्टेंस दिया हुआ है x, इसको x न मान के इसको w मान लेते हैं। अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए w लिख दूं तो ये अपने पास बन जाएगा, अगर मैं टाइम निकालना चाहूं तो ये आ जाएगा अपने पास डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। तो डिस्टेंस डिवाइड बाय किस स्पीड से इस डिस्टेंस को कवर करेगा, ये वाली से, क्योंकि ये दोनों तो बराबर हो गई ना यार, बची ही ये वाली स्पीड। तो ये कितनी है? Vm cos अल्फा। अगर हमसे कभी पूछ लिया शॉर्टेस्ट टाइम बताओ, किसी भी रैंडम एंगल पे इसको कुदा दो, इधर सीधा चला दो, इधर चला दो, इधर चला दो, किसी भी एंगल पे चला दो, किस एंगल पे चलाओ ताकि कम से कम टाइम लगे। कम से कम टाइम के लिए, ये रहा टाइम का फॉर्मूला, कम से कम टाइम के लिए क्या करें, कॉस को मैक्सिमम कर दो। कॉस की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 और होती है अल्फा इक्वल टू 0 पे। मतलब इसको सीधा चला दो, इसको सीधा चला दो, ये यहां कहीं पहुंचेगा, पहुंचने दो इसको जहां पहुंचेगा, पहुंचने दो इसको जहां पहुंचेगा, बट टाइम कम लगेगा। अगर इस डायरेक्शन में जाओगे तुम्हें सीधा होना है तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो मिनिमम टाइम हो सकता है दिस W बाय Vm। ध्यान रखना, काफी सारी बातें हैं मेरे पास करने की। अगर तुमसे कभी किसी ने ड्रिफ्ट पूछ लिया, x ड्रिफ्ट, अब मेरे को यह बताओ, ध्यान से सोच के बताना, ये ड्रिफ्ट किस वाली वेलोसिटी की वजह से आएगा? इसकी वजह से, हॉरिजॉन्टल की वजह से, या वर्टिकल की वजह से? हॉरिजॉन्टल की वजह से, सॉरी वर्टिकल की वजह से तो तुम एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ जा रहे हो, हॉरिजॉन्टल की वजह से तुम आगे जा रहे हो, है ना। मैं डायग्राम ही दोबारा बनाता हूं। अगर मान लो ये हमारे पास डायग्राम है और मैं कुछ भी इस डायरेक्शन में जा रहा था लेकिन मैं यहां पहुंच गया, ये रहा कुछ एंगल अल्फा, ठीक है। फिलहाल के लिए ये रहा ड्रिफ्ट x। इस बार वी आर, और जो यहां पे हम लेके चले थे, कुछ भी एंगल लेके चल रहा हूं रैंडम में, ये रहा Vm किसी भी एंगल अल्फा पे, ठीक है। तो यहां आएगा Vm साइन अल्फा और यहां आएगा Vm cos अल्फा। क्या इस बार भी रिवर और इसकी वेलोसिटी सेम होगी? नहीं, सेम सिर्फ तभी करनी जब शॉर्टेस्ट पाथ की बात हो रही होगी, वरना हमें कोई लेना देना नहीं है सेम करने से। समझ रहे? हमें कोई लेना देना नहीं है सेम वेलोसिटी हो या ना हो, वो तभी सेम करेंगे जब शॉर्टेस्ट पाथ पे चलना होगा। इसका मतलब अब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आ जाएगी Vr माइनस Vm साइन अल्फा। रिवर की ज्यादा होगी तभी तो ड्रिफ्ट आएगी। इसका मतलब है ड्रिफ्ट अपने पास आ जाएगा डिस्टेंस, ड्रिफ्ट डिस्टेंस ही है, स्पीड इनटू टाइम। सोच के बताओ स्पीड कौन सी वाली स्पीड? ये वाली स्पीड, ये वाली, है ना। यही तो ड्रिफ्ट के कारण होगी, ये कारण होगी ड्रिफ्ट का। ये वाली तो उसको नदी पार करवाएगी एक एंड से दूसरे एंड, ये उसको आगे लेके जाएगी, ड्रिफ्ट कराएगी। दैट मीन्स Vr माइनस Vm साइन अल्फा।
और टाइम हमारे पास अभी अभी आया था W/VM cos अल्फा, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ ड्रिफ्ट। आई होप कि समझ आया हो। ये अपने पास एक ड्रिफ्ट का फॉर्मूला आ गया। अगर तुमसे कोई पूछे ड्रिफ्ट मिनिमम कब होगी, तो तुम इसको डिफरेंशिएशन वगैरह भी कर सकते हो। भाई ये निकाल ली, क्यों ही पंगे लेने इससे। ये लो निकाल रखी सारी कंडीशन, सारे फॉर्मूला निकाल दिए हमने। एक क्वेश्चन छोटा सा बता देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल ये रिवर, मैं यहां से निकला हूं किसी भी रैंडम एंगल पे, मुझे पहुंचना है यहां पे, इस ए पॉइंट से स्टार्ट होके इस बी पॉइंट तक। ठीक है, ये रही रिवर की वेलोसिटी। ध्यान से सोचेंगे, ये रही मैन की वेलोसिटी। मुझे ए से जाना है, एग्जैक्ट बी पे पहुंचना है। ड्रिफ्ट इतनी ही होनी चाहिए सच दैट मैं यहां तक पहुंच जाऊं। इससे आगे ना इससे पीछे। क्या करें, सोचते हैं, दिमाग लगाते हैं। मतलब मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक तभी पहुंच पाऊंगा जब सारी दुनिया की वेलोसिटी, मेरे पास जितनी भी वेलोसिटी है सारी गायब हो जाएं, बस वो वेलोसिटी बचे जो यहां हो। मैं किसी भी पॉइंट तक तभी पहुंच सकता हूं जब मेरे पास वही वेलोसिटी बचे जो वहां पे लेके जाएगी, और कोई वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए। आई मीन टू से, अगर मान लेते हैं ये एंगल दिया हुआ है अल्फा, ठीक है, ये हमारे पास वेलोसिटी ऑफ रिवर है, इसका भी कुछ एंगल दिया हुआ है थीटा। ठीक है, मैन किसी भी एंगल पे चला, बढ़िया। मुझे सिर्फ वही वेलोसिटी रखनी है जो उस एम की तरफ हो, मेरे एम की तरफ, बी पॉइंट की तरफ हो वेलोसिटी, बाकी से कोई मतलब नहीं है। तो Vm का इधर कितना आ जाएगा, Vm cos अल्फा। Vr का इधर कितना आ जाएगा, Vr cos थीटा। Vm का इसके परपेंडिकुलर यहां कितना आ जाएगा, Vm sin अल्फा। और Vr का इसके परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, Vr sin थीटा। मुझे नहीं चाहिए साइन वाली, ये टेढ़ी सी दिखाई दे रही है ना, मुझे नहीं चाहिए। मैं इधर या इधर चला जाऊंगा भाई, मेरे को सीधा जाना है इसकी तरफ। तो यही वाली वेलोसिटी बचनी चाहिए। मतलब ये दोनों वेलोसिटी तभी गायब होंगी जब ये दोनों सेम हो जाएंगी। इन दोनों को रख दो सेम, ये आ गई कंडीशन नंबर 1। अगर ये दोनों इक्वल ना होती, अगर ये दोनों इक्वल ना होती तो भाई मैं इधर या इधर चला जाता। नहीं जाना मुझे इधर ही जाना है। तो ये दोनों बराबर रख दो। अगर ये 10 है ये भी 10 है तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, क्योंकि दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। बची ये वाली, इसका मतलब है मेरी स्पीड हो जाएगी, स्पीड मेरे पास आ जाएगी जिससे मेरे को जाना है, रिक्वायर्ड वेलोसिटी। तो वो होगी मेरे पास Vm cos अल्फा और Vr cos थीटा, दैट इज द रिक्वायर्ड वेलोसिटी। टाइम, स्पीड, डिस्टेंस कुछ ही पूछ ले भाई, अब हमसे हम कर देंगे। बस आज के बाद हमें यही कॉन्सेप्ट समझ आया कि अगर तुम्हें किसी से टकराना है तो पहले उसके साथ चलो और उसके परपेंडिकुलर थोड़ा थोड़ा सा वेलोसिटी देते रहो। साथ वाली वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, ये वाला कंपोनेंट सेम होना चाहिए, क्योंकि ये वाला कंपोनेंट सेम नहीं हुआ तो भाई तुम आगे या पीछे चले जाओगे। ये कंपोनेंट सेम रखो और इधर 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 शिफ्ट होते रहो, टकरा जाओगे इससे। समझ गए, ये मतलब है पक्का। ये रहा हमारे पास एक ये रहा। अगर ये वाली वेलोसिटी v और v है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम है, तो थोड़ी थोड़ी वेलोसिटी इधर देते रहो। ये वाली सेम है, ये इधर, ये वाली सेम है, ये इधर, ये वाली सेम है, ये इधर, ये वाली सेम है, टकरा गया। ये कह रहा हूं मैं, ठीक है, पक्का समझ में आ रही है चीजें, बढ़िया। एक हमारे पास कभी कभी बन जाती है प्रॉब्लम, रेन मैन प्रॉब्लम, तो उसे भी देख लेते हैं। रेन मैन प्रॉब्लम, वैसे मैं तुम दोनों लोगों को इतनी देर से चीजें करा रहा हूं, कुछ टीचर उसका फॉर्मूला भी लिखवा देते हैं, एंड दैट इज टाइम ऑफ कोलिजन। टकराएंगी कब चीजें, डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, जो अभी मैं लिखवा रहा था इतनी देर से, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, वो परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस, और यही वाली स्पीड, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। जिस वेलोसिटी से उस डिस्टेंस को कवर कर रहे हो वो वाली वेलोसिटी, परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी ली थी ना उस केस में भी हमने, वही वाली वेलोसिटी। एक रेनमैन प्रॉब्लम होती है, ये भी बड़ी आसान सी है। देखो एक बार, अगर मान लो रेन नीचे गिर रही है, तुम आगे भाग रहे हो आगे की तरफ, ये वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ मैन। तो एक काम करते हैं, मैं अगर खड़ा होता आराम से तो मेरे को वर्टिकली डाउनवर्ड आती दिखती रेन, लेकिन मैं भी भाग रहा हूं,
तो मुझको रेन कैसी दिखाई देगी? तो मैन को रोक दो, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो कुछ ऐसा बनेगा, ये रेन और मैन की वेलोसिटी भी रेन को दे दो, भाई रोकना है ना, सारी वेलोसिटीज उसको दे दो, तो लो दे दी उसको वेलोसिटी vm। सिर्फ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में, सिर्फ हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल में काम नहीं आता, कोई भी वेलोसिटी हो सामने वाले को दे दो उसको वेलोसिटी, तो ये बन जाएगा अपना ऐसा अल्फा एंगल, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। ऐसी टेढ़ी आती दिखेगी उसको, समझ गए? ऐसी सी आती दिखेगी उसको रेन। अगर कभी कोई पूछ ले अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में रखें, तो वर्टिकल के साथ इतने एंगल पे ही अम्ब्रेला भी रख दो, बस उल्टा कर दो अम्ब्रेला को, इतना ही फर्क है, समझ आया? बढ़िया। अब तो कुछ भी निकालो, पाइथागोरस थ्योरम ही तो है, कर लेना, समझ आया? ऐसे मान लो कि रेन इस डायरेक्शन में आ रही है, अल्फा एंगल पे पहले खुद ही आ रही, थीटा एंगल पे मान लो, थीटा एंगल पे रेन आ रही है, तुम्हें इस ऐसी स्पीड से भागना है सच दैट तुम्हें वो वर्टिकल दिखाई दे, तुम्हें वो वर्टिकली डाउनवर्ड दिखाई दे। वैसे तो वो टेढ़ी है, तुम भाग रहे हो, तुम्हें वो टेढ़ी दिखाई देनी, तुम्हें वो कैसे दिखाई देनी चाहिए? वर्टिकली डाउनवर्ड दिखाई देनी चाहिए। मान लो तुम इधर भाग के आ रहे हो, इस बार वेलोसिटी ऑफ मैन, तो क्या करते हैं, इसको छोड़ो फिलहाल के लिए, इस बार रेन पहले से ही टेढ़ी गिर रही थी, मुझे सीधी लानी है रेन, तो ले आते हैं। देखो पहले तो टेढ़ी मेढ़ी वेलोसिटी से हमें कोई लेना देना नहीं होता, यहां आएगा वी आर कॉस थीटा, यहां आएगा वी आर साइन थीटा, वीएम भी इसे दे दो, याद है ना रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट होता है, वीएम इसे दे दो लेकिन इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन, तो बन गई कंडीशन। इसको वर्टिकल कब आती दिखेगी? जब ये दोनों कंपोनेंट कैंसिल हो जाएं, मतलब ये दोनों बराबर हो जाएं। अगर ये दोनों बराबर हो गए मतलब साइन थीटा होगा वीएम बाय वी आर, या फिर वीएम यहां से आ जाएगा वी आर साइन थीटा से। मैन की स्पीड अगर वी आर साइन थीटा के बराबर हुई तो इसको टेढ़ी रेन आती दिखेगी, सॉरी उसको वर्टिकली डाउनवर्ड आती दिखेगी, क्योंकि ये दोनों कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएंगे, बचेगी सिर्फ डाउनवर्ड वाली। तो अगर ये इतनी स्पीड से भाग रहा हुआ, दैट्स इट, खत्म, तो इसको सीधी डाउनवर्ड रेन आती दिखेगी। ठीक है, फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन मैं इसका एक आध क्वेश्चन करा देता हूं। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, मान लो ये पर्सन का फेस है, ये उसने टोपी पहनी हुई है और आगे उसका एक ब्रिम सा, टोपी के आगे होती ना, और ये उसका हाथ पैर हैं छोटे छोटे से। ठीक है, तो पर्सन, थोड़ी टोपी को छोटी करना पड़ेगा, ये अपने पास टोपी, या भी ठीक है, ये है 15 सेंटीमीटर, या फिर डेटा में कुछ ऐसा लेता हूं जिससे थोड़ा यूजफुल बढ़िया सा सुंदर सा रिजल्ट आए। इसकी जो लेंथ है फेस की वो है 16 और ये है 12 सेंटीमीटर, अभी ठीक है। ठीक है, अब रेन इस डायरेक्शन में गिर रही है नीचे, कुछ स्पीड लेटस से 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर स्पीड से नीचे रेन गिर रही है, पर्सन को भागना भी इस तरीके से भागे। क्वेश्चन में ये कहा है कितनी स्पीड से पर्सन भागे सच दैट इसके फेस पे एक भी ड्रॉप ना गिरे। वो तभी पॉसिबल है जब रेन ऐसे गिरे। इसकी बाजू पे गिर सकती है, मुंह से नहीं, मुंह पे नहीं गिरनी चाहिए एक भी। ठीक है, बढ़िया। इसका मतलब है अगर मैं इस वाले ट्राइंगल को देखूं, ये जो बन रहा है ऑलरेडी, जो ट्राइंगल बन रहा है ज्योमेट्रिकली वो ऐसा बन रहा है। अगर ये एंगल है अल्फा तो ये है 12, ये है 16, तो यहां से tan अल्फा आ रहा है 12/16। पता नहीं इसका क्या काम होगा, लेकिन मैंने तो निकाल लिया है एक बार को, क्योंकि मेरे को दिख रहा था ना इसी रास्ते पे तो रेन भी आनी चाहिए। रेन आ रही है नीचे, मैन को रोकना है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन को रोकना है, तो इसकी वेलोसिटी पीछे दे दो, ऐसे गिरनी चाहिए रेन। रेन इस पाथ पे रेन गिरेगी तो इसको एक भी ड्रॉप नहीं गिरेगी इसके मुंह पे, है ना। अब ध्यान से सोचना, अगर ये एंगल है अल्फा और ये रेन की वेलोसिटी, ये मैन की वेलोसिटी, ये अल्फा तो ये भी अल्फा, है ना। सही बोल रहा हूं मैं? इसी रास्ते पे तो गिरनी है यार रेन, मैंने तो रास्ता सेम लिया है, लेंथ सेम ली है रास्ते की। दैट मींस ये एंगल भी अल्फा होना चाहिए। एंगल देखना हमें तो कितने एंगल पे गिरेगी, रास्ता देखना हमें, तो यहां से हो जाएगा tan अल्फा, अगर यहां से भी निकालें वेलोसिटी ऑफ मैन डिवाइड बाय 10, दोनों ही सेम है, बराबर रख दो, तो 3/4 इक्वल टू VM/10, तो यह आ जाएगा 30/4 मतलब 7.5,
मीटर पर सेकंड। इसका मतलब हमें यह समझ आया, अगर मैन को आगे भागना है, रेन नीचे गिर रही है, तो मैन को टेढ़ी रेन आती दिखाई देगी, एकदम टेढ़ी सी रेन आती दिखाई देगी। यही लॉजिक है भाई, यही लॉजिक है। जितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ जाए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दिखेंगे, एट द एंड ऑफ द डे हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि तुम मैन की वेलोसिटी को उल्टा करके दे दो रेन को, और रेन टेढ़ी आती दिखेगी। रेन को अगर सीधा करना है तो यह भी तरीका बता दिया मैंने। रेन पहले ही टेढ़ी आ रही थी, उसको सीधा करना, तो ये रहा तरीका। कितनी स्पीड से भागे ताकि रेन सीधी आए, ये रहा। समझा? पक्का? ठीक, बहुत अच्छी बात है। अब इसमें और भी बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, जैसे मैंने अभी तुम लोगों को एक फॉर्मूला बता ही दिया। टाइम ऑफ कोलिजन होता है डिस्टेंस ऑफ अप्रोच डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। जिस भी डायरेक्शन में जा रहे हो वही वाला डिस्टेंस, वही वाली वेलोसिटी। एक ट्राइंगल है, बहुत फेमस सा क्वेश्चन है। एक ट्राइंगल है, ये रहा एक पार्टिकल, ये रहा एक पार्टिकल, यार पार्टिकल। हर समय ये एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, हर समय। मतलब ये आगे जा रहा है तो ये भी आगे जा रहा है, तो ये भी आगे जा रहा है। ये आगे जाएगा तो इसको थोड़ा इधर मूव करना होगा, इसको इधर मूव करना होगा, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर, इसको। तो करते 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 ये सेंटर में मिल जाएंगे, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से ये सेंटर में मिल जाएंगे। बाय द वे सेंट्रोइड में मिल जाएंगे, याद रखना, सेंट्रोइड। यहां अगर ये डिस्टेंस ए दे रखा है तो ये वाला जो डिस्टेंस होता है ये होता है a/√3। याद रखना, सेंटर से कॉर्नर तक का डिस्टेंस को ये हमारे पास सेंट्रोइड है और डिस्टेंस होता है a/√3। अगर ये वेलोसिटी दे रखी है u, ये एंगल टोटल होता है 60, तो ये हो जाएगा 30। अब देखना, हमें वो डिस्टेंस देखना है, डिस्टेंस ऑफ अप्रोच देखना है, यहां से लेके यहीं तक तो पहुंचना है। यही डिस्टेंस देखो, हमें नहीं बाकी से लेना देना। और वेलोसिटी भी यही वाली देखो, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, कितनी वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा है, तो ये u है, तो यहां पे u cos थीटा। हमें उसी वेलोसिटी से मतलब है जो मेरे एम की तरफ हो। अभी बताया था ना, मेरे एम की तरफ जो वेलोसिटी होगी उसी से मतलब है। दैट मींस टाइम अगर हमसे पूछ लिया जाता तो डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड u cos 30, 2a/3। आंसर 2a/3u, आंसर आ गया। अरे √3/2 होता ना, तो सिंप्लीफाई कर लेना। ऐसे ही सेम क्वेश्चन बनाया जा सकता है। एक स्क्वायर है, फिर से एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं सभी, एग्जैक्टली सेम, कि ये इधर की तरफ आ रहा है, 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 फिर से सेंटर पे ही मिलेंगे, है ना। अगर मैं इसमें फिर से बनाना चाहूं तो कुछ ऐसा बनेगा, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, सेंटर पे मिलेंगे। सेंटर से लेके यहां तक का डिस्टेंस होता है इस बार a/√2। अपनी नोटबुक पेन निकालना, तुम्हें दे रहा हूं वर्क निकालने का। अगर ये a है, ये a है, तो ये a√2 होता है, उसका आधा a/√2। अगर ये स्पीड है u, तो ये एंगल है 45, तो इसका आएगा u cos 45। तो टाइम आएगा a/√2 और u cos 45। दैट इज द आंसर। सॉल्व कर लेना, ठीक है। ऐसे ही हेक्सागन का भी दे सकता था, वो तुम लोग कर लेना। एक हेक्सागन बना दिया मैंने, या किसी भी शेप का दे सकता था मैं क्वेश्चन। सारे ही एक दूसरे की तरफ भागने को हो रहे हैं, भेड़ चाल, ठीक है। तो बताओ इसका कितना आंसर आएगा, खुद से कर लेना। एक फाइनल कैटेगरी इसमें आती है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट डिस्टेंस, ऐसा कुछ होता ना, तो ये अपने पास आ जाएगा। क्वेश्चन कुछ ऐसा होता है कि अगर मान लो एक पर्सन यहां पे है, एक पर्सन यहां पे है, दोनों के बीच का डिस्टेंस था 500। वैसे मेरे को मैथमेटिकल चीजें बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन मैं यहां पे मैथमेटिक्स मैं शो ऑफ करने नहीं आया हूं तुम लोगों के सामने। तो मैं अपनी मैथमेटिकल स्किल रखता हूं अपनी जेब में। मैं तुम्हें वो तरीका कराऊंगा जो मैं यहां पे सिखाने है, विच इज रिलेटिव मोशन। कई सारे तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। सबसे कम डिस्टेंस इनके बीच में कब होगा, ये आगे जा रहा है विद सम स्पीड। मैं थोड़ा डेटा अच्छा लेना चाहूंगा ताकि तुम लोगों का भी फायदा हो जाए। 1 सेकेंड जस्ट। मान लो ये हमारे पास है नॉर्थ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है साउथ, और पार्टिकल मूव कर रहा है एक इधर की तरफ 20 मीटर पर सेकंड से और दूसरा आगे की तरफ 20 मीटर पर सेकंड से। बताओ इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब होगा, बस इतना ही बोला गया है। और ये दे रखा है, ठीक है, 500 मीटर ये डिस्टेंस है। इनके बीच में सबसे कम डिस्टेंस कब होगा, ये आगे जा रहा है, 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 अप टू सोन। बड़ा मुश्किल है क्वेश्चन। एक काम करते हैं,
ये भी मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है। जब दो चीजें मूव करना स्टार्ट करें, रिलेटिव वेलोसिटी से करा करो, ठीक है। तो अगर मैं इसको ए मान लूं, इसको बी मान लूं, तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालेंगे तो क्या बनेगी, सोचते हैं। बी की वेलोसिटी खुद की तो इधर थी ही, अपनी वेलोसिटी भी इसको दे देगा, मतलब इधर उल्टा करके मिलता है, पूरा यूनिवर्स इसकी तरफ आ रहा होगा। मतलब ए को ये बी जाता दिखेगा यहां कहीं, समझ आया? रिजल्टेंट की तरफ ही तो जाते हैं, अपनी वेलोसिटी भी इसने इसको ही दे दी। दिल देख रहे हो कितना बड़ा है इसका? एक मिनट, ये इधर की डायरेक्शन में आ गया। सबसे कम डिस्टेंस होगा ये वाला, शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ये होगा। बस अब तो कुछ भी नहीं रहेगा। ये 20 है, ये 20 है, तो ये 45 आएगा। ऐसे ही तो होता है। ये हमारे पास एक ट्राइंगल बना लो ना, tan अल्फा निकाल लेना, परपेंडिकुलर बाय बेस 20/20 विच इज 1 होती, tan 45 आ जाएगा यहां पे। tan इसको थीटा मान लेना, परपेंडिकुलर भी 20, बेस भी 20, तो इसीलिए 1, तो थीटा 45। मतलब ये इधर जा रहा होगा, इसकी स्पीड होगी 20√2, 20√2 से ये इधर जा रहा है। हमें तो ये डिस्टेंस निकालना, ये 500 दे रखा, निकालना आसान है या मुश्किल? अब कुछ भी नहीं, हमें तो एंगल पता लग गया यार। एंगल 45 है, ये 500 है, तो सामने परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो साइन 45 इज इक्वल टू 500 बाय x बाय 500, तो 500/√2 इज द फाइनल आंसर। सो आई होप कि मैं काफी सारी न्यू चीजें सिखा पाया हूं और तुम लोगों को भी बहुत ज्यादा मजा आया होगा। अगर मजा आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर चीजें सीखनी है तो हमारी ब्लैक होल एकेडमी पे आ सकते हो और भी बहुत ज्यादा मजा कर सकते हो। हर वीक में मैं न्यू चीजें सिखाता हूं लाइव सेशन में। बाकी अगर नहीं भी ज्वाइन करना तो कोई इशू नहीं है, यहाँ पे यूट्यूब पे तो मिलते ही रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय।